हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं शिक्षण के सिद्धांत, जो कि आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर शिक्षण के सिद्धांत चैप्टर 3 है। इसको हम देखेंगे और देखेंगे कि शिक्षण के सिद्धांत की अर्थ, भूमिका और करके सीखने का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत। इस प्रकार के सिद्धांत में किस प्रकार से हमें समझना है और इनको पढ़ना है। तो देखिए, बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में बने रहिए। आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के जिन प्रशिक्षुओं ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम सभी सब्जेक्ट की वीडियो चैप्टर वाइज एक एक करके अपलोड करते जा रहे हैं। तो आप इसका लाभ ले सकते हैं और हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे शिक्षण के सिद्धांत और एवं भूमिका। देखेंगे हम भूमिका। बचपन में आपसे बेहतर ज़्यादातर लोगों ने एक सवाल ज़रूर पूछा होगा कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे। कुछ का जवाब होगा बड़े होकर टीचर बनूंगा या बनूंगी। कभी आपने जानने का प्रयास किया कि शिक्षक कैसे बनते हैं या शिक्षक का मतलब क्या होता है। वास्तव में शिक्षक वह है जिसे पढ़ाना आता हो। पढ़ने का कार्य शिक्षण कहलाता है और शिक्षण करने की क्रिया में हम कुछ आधारों पर अनुगमन करते हैं। इन्हीं आधारों या मान्यताओं को शिक्षण के सिद्धांत कहा जाता है। शिक्षा शास्त्री विचारकों के अनुसार विभिन्न शिक्षण सिद्धांतों को मान्यता दी गई है, जिनका वर्णन इस प्रकार है। देखेंगे क्रियाशीलता का सिद्धांत, इसको करके सीखने का सिद्धांत भी कहते हैं। यह फ्रोवेल के द्वारा इसमें गतिविधि की गई है। इसका अर्थ है करके सीखने। यह सिद्धांत बाल मनोविज्ञान का आधारभूत सिद्धांत है। इसमें सीखने वाले का पूरा अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रहना परम आवश्यक है। इसमें बालक कुछ अपने हाथ से करके सीखता है, मतलब एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल है यह। याद करें, आप सभी में से जो कुछ साइकिल से विद्यालय जाते हैं उसे अपने आप सीखा। आप सबसे पहले आपने साइकिल को पकड़ना सीखा, पेडल मारना सीखा। कई बार उसे चलाने में चोटें भी आईं, आखिरकार आपको साइकिल चलाना आ गया। इसमें जब आप स्वयं साइकिल के साथ क्रिया नहीं करते तो आप उसे नहीं सीख सकते थे। मतलब इसका यही है कि आप अपने हिसाब से करके सीखते हैं। हम देखेंगे स्पष्ट है कि शिक्षण अधिगम का कार्य भी बिना क्रियाशील हुए संभव नहीं है। जितनी अधिक क्रियाशीलता उतनी ही अधिक सीखने की प्रक्रिया सरल और रुचिपूर्ण होगी। किंतु कुछ ऐसा नहीं है कि स्वयं करके सीखने में गलतियां नहीं होती। अवश्य होती हैं। गलतियों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे सुधार के साथ हम उस कार्य को सीख जाएंगे। समझ सकते हैं आप। हम देखेंगे करके सीखना है, उसकी गतिविधि नंबर 1 है आपकी। हम जानते हैं कि पौधों को विकसित होने के लिए हवा, पानी, प्रकाश, खाद की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षु इसके लिए मिट्टी खोदें, बीज डालें, सींचें और खाद डालें और देखें हवा, पानी, प्रकाश प्रयोग करके एक बीज पौधा कैसे बनता है। यह गतिविधि बच्चों के लिए है, जो कि आपके 6 से 12 वर्ष के बच्चे हैं। वास्तव में यह सिद्धांत मानव स्वभाव के अनुकूल है। जन्म से ही बालक क्रियाशील रहते हैं, उनके प्रत्येक अंग सक्रिय रहते हैं। इस प्रकार सीखना तभी सफल होगा जब हम प्रशिक्षुओं को ज़्यादा से ज़्यादा करके सीखने का अवसर देंगे, मार्ग प्रदर्शन करके उसका व्यवहार में परिवर्तन करेंगे। व्यवहार में परिवर्तन करना ही शिक्षण कहलाता है। हम देखेंगे क्रियाशीलता के सिद्धांत का सबसे बड़ा लाभ सीखने में एकाग्रता, जो किसी भी चाहे छोटा हो या बड़ा कार्य हो के लिए एकाग्रता जरूरी होती है। देखेंगे करके सीखना। मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन और डाल्टन ऐसी ही कुछ पद्धतियां हैं जो क्रियाशीलता पर जोर देती हैं। महात्मा गांधी द्वारा चलाई गई बेसिक योजना राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में करके सीखने की मूलभूत सिद्धांत के रूप में मान्यता दी गई है। हम देखेंगे गतिविधि 2। मान लीजिए आप कक्षा के प्रतिनिधि छात्र मॉनिटर, आपको शिक्षण के भाषण प्रतियोगिता की आयोजित का दायित्व सौंपा गया है। मतलब आप क्लास के मॉनिटर हैं, आपको भाषण देने के लिए कार्य सौंपा गया है। इस आयोजन को पूरा करने में आपसे कई कार्य किए। प्रतिभागियों को आमंत्रण पत्र लिखे, सभा कक्ष तैयार किया, निर्णायकों को व्यवस्था की, खान पान का तथा प्रतियोगिता का संचालन किया। इस प्रकार आयोजन का कार्य आपने पूर्ण करके सीख लिया। यह सत्य है, दोबारा अगर आपको बड़ा आयोजन करना हो तो आप पूरे आत्मविश्वास से पूर्ण कर सकेंगे, क्योंकि आपने वह पहले भी कर लिया है, करके देख लिया है। हम देखेंगे आपका प्रेरणा का सिद्धांत। मानव स्वभाव है प्रशंसा से खुश और आलोचना से मायूस होना। सही बात है। आप सभी ने जब परीक्षा में अच्छे अंक लाए तो गुरुजनों ने, माता पिता द्वारा शाबाशी दी गई होगी। प्रशंसा पाकर आपने और अच्छा किया, प्रदर्शन मेहनत करने की ठानी होगी और उनमें सफल भी हुए होंगे। यह प्रशंसा, शाबाशी क्या है? इसे मनोवैज्ञानिक भाषा में प्रेरणा कहते हैं। आप समझ सकते हैं। प्रेरणा मतलब प्रोत्साहन देना, उनका उत्साहवर्धन करना बच्चों का। अब स्कूलों में डांटने या मारने को मना किया गया है, क्योंकि उससे बच्चे हतोत्साहित होते हैं, अपने आप को
हल मतलब कि छोटा या कम मतलब अदर बच्चों से कम मानते हैं अपने आप को कि हम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए हमें ऐसा डांटा गया है, हम ऐसा कर ही नहीं सकते। मतलब जो आपकी जो भावना है उनकी वह दब जाती है। केली महोदय के विचार में शिक्षण में अभी प्रेरणा किसी न किसी रूप में अवश्य उपस्थित होनी चाहिए, जब जाके आपका शिक्षण पूर्ण हो सकता है। आप देखेंगे प्रेरणा के तरीके हैं, आप शाब्दिक जो आप कह कर भी उसे शाबाशी देकर या और अशाब्दिक, अशाब्दिक का मतलब है दंड या पुरस्कार देकर आप उसको प्रोत्साहन कर सकते हैं। इसमें शाबाशी, अच्छा, उत्तम कहकर आप उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं। इसके बाद वास्तव में प्रेरणा वह क्रिया है जो समस्त प्रकार के अधिगम शिक्षण को प्रारंभ करती है, जारी रखती है और पूरा करने तक चलती रहती है। शिक्षक को चाहिए कि वह प्रेरक तत्वों द्वारा अधिगम को रुचिकर बनाए ताकि प्रभावी संप्रेषण संभव हो सके। एक बार प्रेरित होने के बाद सीखने की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है और इसी में शिक्षण की सफलता निहित होती है। आप दौड़कर प्रथम स्थान पर आए, आपको ट्रॉफी मिली और आपने एक ही साथ बुरा बर्ताव किया, आपको दंड मिला। दोनों के परिणाम प्रभाव के बारे में सोचें, उनका क्या क्या सोचने का तरीका होगा। हम देखें कि रुचि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एक चर्चा करेंगे। आपने संस्कृत विज्ञान विषय ही क्यों लिया? क्योंकि ये विषय आपको अच्छे लगते थे, इसके पढ़ने समझने और आपको बोरियत नहीं होती थी। स्पष्ट है कि जिस कार्य में हमारा मन लगे यानी उससे हमारी रुचि है। रुचि के सिद्धांत का भी सार यही है कि शिक्षण कार्य ऐसा हो कि सीखने वाला उसे तन्मय होकर सीखे। शिक्षक शिक्षण सामग्री को इस तरीके से प्रस्तुत करे कि कक्षागत अनुशासन बना रहे और अधिगमकर्ता सीखने के प्रति सक्रिय हो। सीधी सी बात है, रुचि का सिद्धांत कहता है कि जिसमें हमारी रुचि होती है उसमें हमें पढ़ने में मन लगता है, वह बोरियत नहीं लगता। उसमें जो अच्छे से कार्य होता है वह हम हर टाइम कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं और बार बार करने से वह हम अच्छे से सीख सकते हैं। मतलब है रुचि का सिद्धांत यही कहता है कि जिसमें हमारी रुचि होती है उसको हम अच्छे से कर सकते हैं। आप स्वयं विचार करें, आपको चित्रों, कहानियों के द्वारा एक पाठ मात्र व्याख्या करके समझाया गया, कौन सा प्रभावी रहा, किसका आप अच्छी तरह समझ पाए हैं? जाहिर है आप पहले के तरीके से पढ़ाए गए तरीके से यह तरीका यह आपको रुचि का सिद्धांत होता है। रुचि प्रच्छन्न ध्यान है तथा ध्यान रुचि का क्रियात्मक रूप है, मैकडूगल ने कहा है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत क्या कहता है? अगर हम आपको यह ना ज्ञान ना हो कि हम यहाँ एक साथ क्यों एकत्रित हुए हैं और क्या अर्जित करने आए हैं, तो यह केवल और केवल समय की बर्बादी है। एक क्यों और क्या का जवाब है कि हमारी समस्त क्रियाओं का कोई ना कोई और मकसद होता है। उसी प्रकार शिक्षण भी एक स्वोद्देश्यपूर्ण क्रिया है, उसका लक्ष्य अधिगमकर्ता के व्यवहार में उत्तरोत्तर सुधार करना। जब हम शिक्षण करते हैं तो प्रत्येक पाठ का कोई ना कोई लक्ष्य होता है और उसी दिशा में निश्चित कार्य किया जाए तो शिक्षण प्रभावी होता है। जैसे कविता को पढ़ाना, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए विषय वस्तु की योजना बनानी होगी, उसका प्रस्तुतिकरण करना होगा, अधिगम सामग्री का निर्माण एवं प्रदर्शन करना होगा, तभी कविता शिक्षण का कार्य लक्ष्य पूरा होगा, संप्रेषण गुणवत्तापरक माना जाएगा। इसका मतलब है कि आप कोई भी कुछ भी करें उसका एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए, उसका आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है और किस प्रकार से करना है। मतलब आपका निश्चित उद्देश्य होगा, तब जाके आप उस उद्देश्य को अपना पूरा कर सकते हैं। इस प्रकार देखेंगे हम आगे। पुनरावृत्ति है, इसको आप कर सकते हैं करके सीखना। क्रियाशीलता का मुख्य आधार क्या है? डाल्टन पद्धति या क्रियाशील के आधार। देखेंगे नियोजन का सिद्धांत है आपका। नियोजन का सिद्धांत क्या कहता है? शिक्षण हो या कोई भी कार्य हो, उसका पूरा होना इस बात पर निर्भर करेगा कि योजना बनाकर किया गया या नहीं। इसका मतलब है योजना या प्लानिंग करके कार्य करना। आप स्वयं चर्चा करें कि कमरा जिसमें किताबें, मेज, कुर्सी, कपड़े, जूते यथास्थान क्रम से रखे हों और एक कमरा जिसमें सामान बेतरतीब फैला हो, किस स्थान पर आपको मन कार्य में लगेगा? जाहिर है कि उस स्थान पर जहाँ सब कुछ क्रमबद्ध तथा नियोजित हो, इसे ही योजना का सिद्धांत कहते हैं। शिक्षण करते समय प्रत्येक शिक्षण को अपनी शिक्षण योजना बनानी चाहिए, उसका प्रस्तुतिकरण का क्रम ज्ञात हो ताकि सीखने वाले भ्रमित ना हो। गुरु जी से ने आज क्या पढ़ाया? वर्तमान शिक्षण कार्य में प्रत्येक प्रशिक्षु को पाठ योजना बनाने एवं उसके अभ्यास पर जोर दिया जाना चाहिए। मान लीजिए कि आपकी संधि पढ़ानी हो, आपने संधि की परिभाषा उदाहरण देने की बजाय शब्द अर्थ समझने लगे और उसी में सारा कालांश बीत जाए तो आपका शिक्षण नियोजन नहीं कहा जाएगा। इसका मतलब कि आप जो पढ़ाने जा रहे हैं उसका पहले प्लान कर लीजिए, आप उसको देख लीजिए। प्लानिंग करने के बाद जब आप उसको पढ़ाएंगे तो वह उत्तम शिक्षण
होगा। आप देखेंगे योजना कार्य करके क्या समय की बचत होती है, श्रम की बचत होती है, शिक्षण अधिगम क्रमबद्ध होता है, शिक्षण का उद्देश्य पूर्ण होता है। हम देखेंगे चयन का सिद्धांत है इसमें। अब हम देखने वाले हैं चयन का सिद्धांत। चयन का सिद्धांत, जैसे कि हम बीमार हैं तो अगर हमें डॉक्टर के पास जाना है और विद्यालय भी जाना हो तो इस समय जो ज़्यादा ज़रूरी होगा उसी को हम करेंगे ताकि दूरगामी प्रभाव हमारे पक्ष में हो। इसी स्थिति को हम चयन कहते हैं। शिक्षण भी एक जटिल कार्य है। हमें विभिन्न विषयों को पढ़ाया समझना होता है। शिक्षक पर यह गुरुतर दायित्व तो होता है कि वह कौन सा विषय पढ़ाए, कौन सा बाद में, किस सामग्री को कैसे प्रस्तुत करे, कौन सी कक्षा का समस्याओं को पहले हल करे ताकि शिक्षण अधिगम सफल हो सके। अतएव चयन सिद्धांत का अनुकरण जरूरी है। मान लीजिए कक्षा में सरल विषय पहली क्लास में ढेर सारे चित्रों, क्लिपों, मॉडलों को समझा दिया जाए और कठिन विषय गणित, संस्कृत मात्र व्याख्यान विधि से कक्षा के अंतिम क्लास में पढ़ाया जाए। आप चर्चा करेंगे क्या प्रभाव होगा, क्या जटिल विषय समझ में आएगा। इसलिए चयन भी की ज़रूरत है ताकि शिक्षण बोझिल ना लगे। रायबर्न का कहना था, शिक्षण के अच्छे चयन की उपयुक्तता पर उसके कार्य की सफलता निर्भर करती है। शिक्षण के अच्छे चयन की योग्यता पर उसकी सफलता निर्भर करती है। इसके बाद हम देखने वाले हैं पुनरावृत्ति क्या होती। पुनरावृत्ति बिंदु ज्ञान का स्वरूप अथाह सागर के समान है। शिक्षण में चयन जरूरी है। उद्देश्यहीन शिक्षण कभी सफल नहीं होता है। जिसका आपका कोई उद्देश्य ही नहीं है क्या वह शिक्षण कभी सफल नहीं होगा। चयन उद्देश्य के साथ साथ शिक्षण की योजना बनानी चाहिए। बहुत प्रश्न है, शिक्षण का उद्देश्य होना क्यों जरूरी है, आप बता सकते हैं। चयन के सिद्धांत में नियोजन के क्या क्या योगदान है। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, इसमें हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। आपने देखा होगा कुछ लोग काले गोरे और कुछ लोग किसी तत्व को जल्दी समझ लेते हैं तो कुछ देर में समझ पाते हैं। अपनी बात चिल्ला चिल्ला कर सब जगह कह देते हैं और कुछ उपयुक्त समय में भी अपने को व्यक्त नहीं करते। आखिर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है। उसमें कोई समानता नहीं है, ना रूप, ना रंग, ना आकृति, ना बनावट में, ना ही बुद्धि में। यह भिन्नता ही व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है। पूरे संसार में ऐसे कोई दो व्यक्ति नहीं होंगे जो कि 100 में से 100% एक जैसे होंगे। एक से तो क्या, पूरे संसार में आपके जो थंब है आपका, वह भी फिंगर एक से नहीं मिल सकते हैं। आप पूरी दुनिया में जाके देख लें। शिक्षण कार्य में यदि इन भिन्नता को ध्यान में ना रखा जाए तो अधिगम को गुणवत्तापरक नहीं कहा जा सकता। शिक्षण हमेशा व्यक्ति भिन्नता का ख्याल रखें, उसके अनुसार शिक्षण को नियोजित, अन्यथा शिक्षण कुछ छात्रों की समझ में आएगा, कुछ की नहीं। इसका मतलब यह है कि कक्षा में जब आप शिक्षण कार्य करते हैं तो वह समावेशी शिक्षा को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। जो समझ पाते हैं उनको उस प्रकार शिक्षा दी जाए, जो बात कम समझ पाते हैं, देर में समझ पाते हैं, और जो पीछे रहते हैं उनको अलग प्रकार से शिक्षा दी जाए। इसमें समावेशी शिक्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। स्वयं चर्चा करें। हम विचार करें कि कक्षा में सभी छात्रों को एक ही गुरु के गणित पढ़ाया पर सभी का निष्पादन अलग अलग क्यों रहा। क्योंकि सभी एक समान नहीं होते हैं, सबकी बुद्धि अलग होती है, समान आकृति सब अलग होता है। लोकतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत, इस सिद्धांत का मूल तथ्य समानता और सहभागिता। यदि कक्षा में कुछ विद्यार्थी शिक्षक के बहुत करीब होते हैं, कुछ से बिल्कुल उदासीन रहता है, जो प्रिय है उन्हें अनुशासन भंग पर दंड नहीं मिलता, जो प्रिय नहीं है उन्हें दंड का भागी होना पड़ता है। इस कक्षा को हम लोकतंत्रीय कक्षा नहीं कह सकते, ना ही शिक्षक व्यवहार को समानता का व्यवहार कह सकते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको भेदभाव नहीं करना है, सबके साथ एक समान व्यवहार करना है, चाहे वो पढ़ने में पीछे हो या चाहे वो पढ़ने में आगे हो। एक शिक्षक के रूप में कक्षा के सभी बच्चों के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो समानता का व्यवहार होना चाहिए। शिक्षक हमेशा ध्यान रखें कि कक्षा के सभी बच्चों को का शिक्षक है, सभी के व्यवहार का परिमार्जन उसका मकसद है, सभी छात्रों की समानता का व्यवहार करें। लोकतंत्रीय सिद्धांत कहता है कि कक्षा शिक्षण शिक्षार्थियों की सहभागिता पर आधारित हो, उसकी क्रियाशीलता से पाठ्य वस्तु पढ़ाई जाए। जीवन जीने का सिद्धांत देखेंगे। एक प्रिंसिपल ऑफ द कंबाइंड ऑफ द लाइफ। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा के द्वारा ही मानव जीवन को उन्नत बनाया जा सकता है। इसलिए राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में शिक्षा को जीवन से जोड़ने की बात पर जोर दिया गया है। शिक्षा देने का कार्य शिक्षण के माध्यम से होता है। शिक्षक को किसी भी पाठ को पढ़ाते समय उन तत्वों पहलुओं पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए जो विद्यार्थी को उसके जीवन की क्रिया से जोड़ते हैं। यह बिल्कुल सही बात है। अगर आप बच्चे को उसके जीवन से रिलेटेड कहानियों या उसको जीवन से संबंधित पढ़ाई करने को कहेंगे तो वह ध्यान से पढ़ेगा कि वास्तव में इसमें हमारे जीवन में होने वाला है और जीवन से संबंध है इसका, इसलिए वह
उसे अच्छे से पढ़ेगा, तो आप अपने हिसाब से उसको पढ़ा सकते हैं। आपने सबने पर्यावरण, भूगोल, सामाजिक विषय का ज्ञान अर्जित किया है, उसने ज्ञान का उपयोग अपने आसपास के स्थान को स्वच्छ बनाने के लिए कैसे करेंगे आप इसमें बता सकते हैं। स्वयं से चर्चा कर सकते हैं। बच्चा जब स्कूल में प्रवेश करता है तो वह स्कूल की तुलना अपने घर के वातावरण को क्यों करता है। शिक्षण में केवल जीवन से ही नहीं वरन विषय दूसरे विषय में सह संबंध भी जरूरी है, जैसे अर्थशास्त्र और गणित विषय, गृह विज्ञान और जीव विज्ञान के भाषा दूसरी भाषा से। पुनरावृत्ति बिंदु देखेंगे, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। लोकतंत्र का मूल भाव समानता और सहभागिता है। सफल शिक्षण वही है जो व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हो। बहुत प्रश्न देख सकते हैं आप। देखेंगे आवृत्ति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन देखेंगे। आप सभी ने यह जुल्मा अक्सर सुना होगा, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान। इसका आशय जिस कार्य को हम बार बार करते हैं वह कार्य आसान हो जाता है। शिक्षण में जिस पाठ को तथ्य को हम बार बार पढ़ाते हैं उस समय हमारी पकड़ अच्छी होती है और हमें रुचि व ध्यान भी केंद्रित करना होता है। आप स्वयं विचार करें कि गणित के सूत्रों या केमिस्ट्री के समीकरण, इनका हम पर बारंबार अभ्यास करते हैं, लिखते हैं, वह तभी हमारे लिए सफल हो जाता है। वह ज्ञान आज भी स्थायी है। बार बार पाठ को दोहराने से सीखे हुए पाठ के प्रति विस्मरण की संभावना कम हो जाती है। आवृत्ति के तरीके देखेंगे हम। गृहकार, मानसिक परीक्षा और छात्रों के पाठ को समझने को कहना। जब इस प्रकार की जो विधियां आती हैं तो हम यह क्रिया करते हैं। निर्माण और मनोरंजन के लाभ। यह सिद्धांत यह सामान्यता पर आधारित है कि हम सभी में जन्मतः रचनात्मक शक्ति होती है। इसका यदि अवसर दिया जाए तो वह प्रखर होती जाती है। शिक्षण में भी इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जो पाठ पढ़ाना हो उसका कक्षा में सीखने वालों की सृजनात्मक जो क्रियाओं द्वारा विकसित करते हुए पढ़ाया जाए। इसके दो लाभ होंगे, वह पाठ रुचिपूर्ण होगा, अधिगमकर्ता शिक्षण के मध्य अंतःक्रिया का पर्याप्त अवसर मिलेगा। निर्माण मनोरंजन की उपयोगिता क्या है। स्वतः अध्ययन का विकास होगा, चिंतन मनन विकास होगा। जब हम शिक्षण कार्य में मनोरंजनात्मक क्रियाएं समाहित नहीं होगी तो पढ़ने और पढ़ाने वाले दोनों पर सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। मान लीजिए हमें गणित में पहाड़ा सिखाना है तो इसे आप इस रूप में गाकर, कविता का रूप देकर शिक्षण को मनोरंजनात्मक बना सकते हैं कि सीखने वाला बरबस गणित में रुचि लेने लगे। 2 एकम 2, उठो सवेरे मुँह धो लो, 2 दूना 4 और बहुत ना खाना आम अचार, 2 तिया 6 मीठी मीठी बात कह, 2 चौके 8 मेले जाकर करके ठाट बाट। ऐसे ही आगे आप पढ़ा सकते हैं जिससे कि बच्चे को मज़ा आए और वह सीखने में रुचि ले। विभाजन का सिद्धांत देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन। इसे लघु सोपानों का सिद्धांत कहते हैं। शिक्षण स्वयं व्यापक प्रक्रिया है। इसको सफल बनाने का सबसे सरल तरीका है इसे विभाजन करके पढ़ाया जाए। इसका मतलब है अलग अलग जैसी जो है उसी प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षक को चाहिए पाठ्य वस्तु को विभाजित करके सरल से कठिन की ओर ले जाया जाए, उसको सरल से कठिन की ओर ले जाया जाए। जैसे कि पहले पूरा पेड़ दिखाया जाए, उसके बाद उसकी शाखाएँ, ब्रांचेस, बाकी के बारे में, पत्तियों के बारे में समझाया जाए। तारतम्यता बनी रहे और संप्रेषण व्यवहारिक बना रहे। मान लीजिए आप व्याकरण को ज्ञान देना है, आपको व्याकरण का ज्ञान देना है। आप पहले अक्षर ज्ञान देंगे, शब्द बनाना सिखाएंगे, फिर वाक्य कैसे बनाए जाते हैं यह बताएंगे। व्याकरणीय दृष्टि से इसका प्रयोग बताएंगे। इससे क्रिया आसानी से समझ में आ जाएगी, शिक्षण बोझिल नहीं लगेगा। इस प्रकार हम देखेंगे। उपयुक्त चर्चा से यह देखेंगे, यह सिद्धांत वैज्ञानिक दृष्टि से पूर्ण है क्योंकि विभाजन क्रम में आगे बढ़ते हुए शिक्षक को छात्रों की सीखने की गति व स्तर का ज्ञान होता चलता है और अपने शिक्षण कार्य उत्तरोत्तर परिष्कृत होता चलता है। उपयुक्त चर्चा से हमने क्या जाना। सभी सिद्धांत एक दूसरे के घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। इसका अनुपालन निश्चित करने से शिक्षण को बेहतर बनाना है। शिक्षण में गुणात्मक सुधार मिलने लगता है। एक तरीके से ये सिद्धांत शिक्षण प्रक्रिया को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं जिस पर चलकर सहजता से गंतव्य तक पहुंचा जा सकता है। पुनरावृत्ति बिंदु देख सकते हैं आप। आपका मूल्यांकन है, आपका जो बहुविकल्पीय प्रश्न है आप देख सकते हैं। कक्षा में एक शिक्षक की मुस्कान कहे गए शाबाशी के शब्दों का क्या प्रभाव पड़ेगा। छात्र हंसेंगे, शिक्षक की मुस्कान किस प्रकार है। छात्र खेलेंगे, छात्र प्रेरित हुए जब जाके उसको अच्छा लगा। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है, एक किस सिद्धांत के अनुसार है। अभी अपने पढ़ा व्यक्तिगत सिद्धांत, भिन्नता का सिद्धांत। इस प्रकार आप देख सकते हैं आपका जो है
चैप्टर समाप्त होता है। हम देखेंगे शिक्षण की सूत्र अगला चैप्टर है आपका। इसी प्रकार हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम कोई भी पार्ट या वीडियो डालें आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल सके। हम आपके पास आपके सभी सब्जेक्ट्स के चैप्टर वाइज वीडियो डाल रहे हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखें।